वो लड़कियों को गुलाब के पानी में उबालकर एक अद्भुत परफ्यूम बना देता था। रोज किसी न किसी गली में एक और लाश मिलती, पूरी नंगी और बाल कटे हुए। पूरा शहर डर में था। उसे पकड़ने की हर कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। इस बार उसके निशाने पर थी एक परी जैसी लड़की, पेरिस के सबसे अमीर घर की बेटी। उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसी चक्कर में वह पकड़ा गया। पूरे शहर के सामने उसे 2 दिन बाद फांसी देने की सजा सुनाई गई। आदेश था कि जब तक उसकी जान न निकल जाए उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। यह सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उस खूनी का नाम था जीन बैप्टिस्ट ग्रेनुई। भगवान ने उसे नाक नहीं बल्कि एक खास वरदान दिया था, बहुत तेज सूंघने की ताकत। वह उस खुशबू को भी पहचान लेता था जो बाकी लोगों के लिए अनजान थी। ग्रेनुई की माँ मछली बाजार में काम करती थी। एक दिन अचानक उसे दर्द उठा और वहीं पर ग्रेनुई का जन्म हुआ। पैदा होते ही माँ ने बच्चे को लात मार दी। इससे पहले भी वह अपने 4 बच्चों को मार चुकी थी। उसे लगा कि ग्रेनुई भी मर गया, लेकिन तभी बाजार की गंदगी सूंघकर वह जोर से रो पड़ा। माँ घबरा गई और तुरंत वहाँ से भाग निकली। लोगों ने सब देख लिया और शोर मच गया। वो पकड़ी गई और उसी समय उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। ग्रेनुई को कानून के हिसाब से एक अनाथालय में भेज दिया गया। उस जगह की मालकिन थी मैडम गैलार्ड, एक बूढ़ी औरत जिसके पास अब और बच्चों के लिए जगह नहीं थी, लेकिन सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। किसी तरह उसने कुछ लड़कों के बिस्तर पर ग्रेनुई को समायोजित करवा दिया। लेकिन अब सवाल था उन लड़कों का क्या जो उसी बिस्तर पर सोते थे। पैर फैलाने की जगह तक नहीं बची थी, इसलिए बाकी बच्चों ने आपस में सलाह की और ग्रेनुई को मार डालने की कोशिश की। तभी मैडम गैलार्ड को इसका पता चल गया और एक बार फिर ग्रेनुई की जान बच गई। वे अनाथ बच्चे ही मैडम गैलार्ड की मुख्य कमाई का साधन थे। वह पूरा दिन उनसे काम करवाती थी। 5 साल गुजर गए, लेकिन 5 साल का होने के बावजूद ग्रेनुई एक शब्द तक नहीं बोल पाता था। ऊपर से उसकी हरकतें भी अजीब थीं। वह किसी भी चीज को ऐसे सूंघता मानो वह कोई मिठाई हो। समय के साथ उसकी यह क्षमता और बढ़ती गई। अब वह आंखें बंद करके भी दूर दूर तक की चीजों की गंध पहचान लेता। कहाँ पत्थर है, कहाँ मेंढक, सब बता देता। कुछ सालों में उसने बोलना भी सीख लिया। जब वह 13 साल का हुआ तो मैडम गैलार्ड के पास अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मजबूर होकर उसने ग्रेनुई को एक चमड़े के व्यापारी को बेच दिया। उधर कुछ लुटेरे पहले से ही गैलार्ड पर नजर गड़ाए हुए थे। जब वह पैसे लेकर लौट रही थी, रास्ते में उन्होंने हमला कर दिया और उसकी हत्या करके पैसे छीन ले गए। ग्रेनुई को अब चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया गया। उस समय चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों में इंसान की औसत उम्र सिर्फ 5 साल होती थी। वहाँ केमिकल, बदबूदार पानी और गंदगी से भरा माहौल था। ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में मर जाते। एक दिन उसका मालिक उसे काम के लिए शहर ले गया और वहीं पहली बार ग्रेनुई को एहसास हुआ कि यह शहर तो अनगिनत खुशबुओं से भरा पड़ा है। हवा में हजारों तरह की गंधें थीं, फूलों की, मसालों की, इत्रों की, इंसानों की। तभी उसकी नाक ने एक ऐसी खुशबू पकड़ी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके मालिक को पास ही एक इत्र की दुकान के बगल वाले व्यापारी से काम था। जब वह काम में व्यस्त था, ग्रेनुई सूंघते सूंघते इत्र की दुकान तक जा पहुंचा। वहां देखा कि लोग तरह तरह के इत्र खरीद रहे हैं। उसी समय दुकानदार ने एक महिला को नया इत्र सूंघाया। उसकी खुशबू से वह बहुत खुश हो गई और बोली, साहब, आप तो वाकई में एक शानदार कलाकार हैं। तभी ग्रेनुई को उस इत्र से भी कहीं ज्यादा अच्छी खुशबू आई, एक जवान लड़की की। वो फल बेच रही थी। उसकी खुशबू ने उसे पागल कर दिया। वो उसके बहुत करीब जा पहुंचा। लड़की ने चौंक कर पूछा, आप फल खरीदना चाहते हैं? लेकिन ग्रेनुई चुप रहा, बस उसे एकटक देखता रहा। लड़की ने उसे फल देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने फल लेने के बजाय उसके हाथों को पकड़ लिया और सूंघने लगा। लड़की डर कर हाथ छुड़ाकर भाग निकली। ग्रेनुई उसके पीछे गया और उसकी खुशबू का पीछा करते हुए आखिरकार उसके घर तक पहुंच गया। वह धीरे से अंदर घुसा। लड़की अकेली थी। उसने मुड़कर देखा तो घबरा गई और जोर से चीख पड़ी। ग्रेनुई ने उसका मुंह दबा लिया। तभी पास से एक जोड़ा गुजरा। जब तक वे चले नहीं गए, ग्रेनुई ने लड़की का मुंह दबाए रखा। नतीजे में सांस रुक जाने से लड़की की मौत हो गई। ग्रेनुई को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वह लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मरने के बाद भी उसकी त्वचा से वह खास खुशबू उठ रही थी। उसने उसे नंगा किया और शरीर के हर हिस्से की खुशबू को जी भरकर महसूस किया। यह उसका पहला शिकार था। वो रात को वापस लौटा तो मालिक ने उसे बुरी तरह पीटा। अगर अगली बार बिना बताए गायब हुआ तो जान ले लूंगा। उस रात वह सो नहीं सका, इसलिए नहीं कि उसे मार पड़ी, बल्कि इसलिए कि लड़की की गंध ने उसे साफ रास्ता दिखा दिया था। उसे समझ आ गया था कि उसका जन्म क्यों हुआ है। वह दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू को पकड़ने और उसे हमेशा के लिए कैद करने के लिए पैदा हुआ है। उन दिनों पेरिस में करीब 1 दर्जन परफ्यूमर थे। उनमें से एक था इटालियन परफ्यूमर जोसेपे बाल्डिनी, जिसकी दुकान एक पुल के बीचों बीच थी। 3 साल पहले तक वह इस धंधे के बादशाह थे, लेकिन बाजार में नए नए परफ्यूमर आने के कारण बाल्डिनी की दुकान सुनसान पड़ चुकी थी।
इन दिनों पेरिस के बाजार में एक नए परफ्यूम की धूम मची थी। हर कोई उसी का दीवाना था। बाल्डिनी ने भी उसकी खुशबू की जांच की। नींबू का तेल, लौंग का रस और जाने किन किन चीजों का मिश्रण था उसमें। उन्होंने उसे दोहराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार असफल रहे। थक हार कर वहीं सो गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह था ग्रेनुई, जो उनके ऑर्डर की बकरी की खाल लेकर आया था। बाल्डिनी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने को कहा। ग्रेनुई अंदर गया, लेकिन उसकी नजर हर चीज पर थी। वहाँ रखी हर बोतल, हर शीशी, हर तेल को वह एक एक करके सूंघता जा रहा था। बाल्डिनी ने खाल की जांच की और संतुष्ट होकर बोले, ठीक है, लेकिन अभी पैसे नहीं दूंगा, कुछ दिनों बाद खुद आकर दे दूंगा। तभी ग्रेनुई ने शांत आवाज में पूछा, क्या आप इस चमड़े की गंध से परफ्यूम बनाने की सोच रहे हैं? बाल्डिनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया। ग्रेनुई बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ के सामान से एक परफ्यूम बना सकता हूँ। बाल्डिनी हंसे, तुम्हें परफ्यूम बनाना आता है? ग्रेनुई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी नाक के सहारे शीशियों से एक एक खुशबू उठाने लगा। उसने किसी नुस्खे या फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, बस अपने सूंघने की ताकत से चीजों को एक के बाद एक मिलाता चला गया। कुछ देर बाद उसने जो तैयार किया वह खुशबू इतनी अप्रत्याशित और लाजवाब थी कि बाल्डिनी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। वह परफ्यूम उनके करियर में अब तक की सबसे अच्छी रचना से भी बेहतर था। बाल्डिनी ने तुरंत तय किया कि इस लड़के को वह खो नहीं सकते। उन्होंने बहुत पैसे देकर ग्रेनुई को खरीद लिया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अगले ही पल उसका पुराना मालिक एक अजीब हादसे में मारा गया। मानो ग्रेनुई जिस किसी का साथ छोड़ता, उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। फिलहाल तो ग्रेनुई को खरीदने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। वे दोनों मिलकर तरह तरह की सुगंधों वाले इत्र बनाने लगे, जो काफी मशहूर हुए। यहाँ तक कि बाल्डिनी का खोया हुआ रुतबा भी लौट आया। एक दिन खुशी में बाल्डिनी ने ग्रेनुई को बताया कि एक परफ्यूम बनाने में कुल 12 नोट्स की जरूरत होती है, जो 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं। हेड नोट, परफ्यूम की पहली छाप जो कुछ मिनटों तक रहती है। हार्ट नोट, परफ्यूम की थीम या असली पहचान। बेस नोट, इत्र की जान जो कई दिनों तक उसकी खुशबू बनाए रखता है। बाल्डिनी ने आगे कहा, प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि अगर कोई इन 12 नोट्स के बाद 13वां नोट बना ले तो उन 13 के मिश्रण से ऐसा परफ्यूम बनेगा जिसे सूंघते ही इंसान अपना आपा खो बैठेगा। उसे लगेगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों, जैसे वह स्वर्ग में हो। ये सिर्फ बनावटी बातें नहीं थीं। कहा जाता है ऐसा परफ्यूम फेरो के मकबरे में मिला था, जिसे सूंघने वाले सचमुच स्वर्गिक अनुभूति में खो गए थे। लेकिन अफसोस आज तक कोई भी उस 13वें नोट को नहीं बना सका। तभी ग्रेनुई बोला, मास्टर, मैं वह 13वां नोट बनाऊंगा। बस आप मुझे यह सिखा दीजिए कि किसी भी चीज की खुशबू को कैसे संरक्षित किया जाता है। अब ग्रेनुई परेशान, क्योंकि रात को उसे उस पहली लड़की के सपने आते रहते थे और उसकी खुशबू के लिए वह पागल हो जाता था। आखिरकार उसने मास्टर से एक सौदा किया और कहा, मैं आपके लिए जितने चाहे परफ्यूम बनाऊंगा, बस एक बार मुझे खुशबू को कैद करने का तरीका सिखा दीजिए। उसके अंदर सीखने की ऐसी भूख थी कि बाल्डिनी को उसे सिखाना ही पड़ा। ग्रेनुई ने सीखा कि कैसे गुलाब के फूल की खुशबू को कैद किया जाता है। फिर उसी तरीके से वह अलग अलग चीजों की खुशबू कैद करने की कोशिश करने लगा, पर बार बार असफल होने की वजह से एक दिन वह झुंझला गया और चीजें इधर उधर फेंकने लगा। तभी उसकी चोरी पकड़ी गई। बाल्डिनी वहाँ पहुँचे तो वह गुस्से में बोला, आपने मुझसे झूठ बोला। उसने कुछ सैंपल सूंघने की कोशिश की, सीसा, लोहा, तांबा, लेकिन किसी की भी खुशबू कैद नहीं थी। बाल्डिनी हैरान रह गए कि यह किस तरह का आदमी है जो धातुओं की खुशबू कैद करने पर रिसर्च कर रहा है। तभी उन्होंने उबलते बर्तन में एक बिल्ली को देखा और भड़क उठे। ग्रेनुई चुपचाप उनकी डांट सुनता रहा और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बताया कि यह सब चमड़ा फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करने का नतीजा है। उसका शरीर धीरे धीरे जहर से भर चुका है और अब वह मर रहा है। बाल्डिनी डर गए, क्योंकि अगर ग्रेनुई मर गया तो उनका पूरा धंधा फिर से बर्बाद हो जाएगा। तभी ग्रेनुई को होश आया। उसके होठों पर अब भी वही सवाल था, क्या कोई और तरीका है जिससे किसी भी चीज की खुशबू को कैद किया जा सके? बाल्डिनी ने कहा, ऐसा तरीका तो है, लेकिन मुझे नहीं पता। वह सिर्फ ग्रास नाम की जगह पर सिखाया जाता है। धीरे धीरे ग्रेनुई ठीक हुआ, लेकिन ग्रास पहुंचने और वहां काम करने के लिए उसे पहचान के कागजों की जरूरत थी। बाल्डिनी ने उसे यह सब देने का वादा किया। बदले में ग्रेनुई ने उसे तरह तरह के इत्रों के हजारों फॉर्मूले सौंप दिए। बाल्डिनी बेहद खुश हुआ और उसे विदा कर दिया। उसे लगा अब उसके पास सफलता की चाबी है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात उसकी इमारत ढह गई और बाल्डिनी मलबे में दबकर मर गया। उधर ग्रेनुई अपनी यात्रा करके कुछ दिनों बाद पहाड़ों में एक गुफा तक पहुंचा। एक रात रुकने के लिए गया था, लेकिन वहीं का होकर रह गया, क्योंकि वहाँ उसके कपड़ों के अलावा किसी भी बाहरी खुशबू का नामो निशान नहीं था। न इंसान, न जानवर, न पेड़, न मिट्टी, कुछ भी नहीं। पत्थर भी जैसे बेजान थे। उस सन्नाटे में उसे पहली बार सुकून मिला, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके अपने शरीर से कोई खुशबू नहीं आती। वह नहाया, धोया, कई बार जांचा, मगर कुछ नहीं, जैसे वह महक के अस्तित्व से ही खाली हो।
क्यों? इसका जवाब शायद ग्रास में ही था और इसीलिए उसने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की, उस शहर की ओर जहाँ खुशबू को अमर बनाना सिखाया जाता था। जब वो ग्रास शहर के करीब पहुँचा तो उसे एक बग्घी दिखी जिसके अंदर बैठी थी एक परी। उसकी खुशबू से उसका रोम रोम खिल उठा। फिर क्या था, वो उस बग्घी का पीछा करते हुए ग्रास तक जा पहुंचा। गेट पर कागजात दिखाते ही उसे शहर में एंट्री मिल गई। उस परी की खुशबू सूंघते हुए वो उसके घर तक जा पहुंचा। वो जो भी करती ग्रेनुई उसके हर एक पल को महसूस कर रहा था। उसने रात वहीं बिताई और जैसे ही मौका मिला दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गया। फिर वह दिखी बालकनी में फूल तोड़कर लाई अपनी माँ की याद में चढ़ाने के लिए। तभी उसके पिता ने उसे पुकारा और तब ग्रेनुई को उस परी का नाम पता चला। उसका नाम था लौरा। इसी शहर में एक नौजवान लड़का और लड़की रहते थे जिनके बीच अभी अभी प्यार पनपना शुरू हुआ था। फूलों की कटाई करते समय भी उनके बीच नोकझोंक चलती रहती थी। वहाँ से कटाई के बाद फूल परफ्यूम बनाने वाली कंपनियों को भेजे जाते थे। उन्हीं में से एक कंपनी में ग्रेनुई की नौकरी हो गई। अपनी काबिलियत से वह कुछ ही दिनों में कंपनी की मालकिन मैडम अनूफी की नजर में आ गया। मैडम अनूफी के सुपरवाइजर को उससे जलन होने लगी। वो उसे हर समय परेशान करता रहता। अब रात को हम उन खेतों वाले नौजवान प्रेमियों को देखते हैं जो अकेले में मिलने का बहाना ढूंढ ही लिए थे। लड़का बेताब था लेकिन लड़की नखरे करने लगी और तो और उसे रिझाने के लिए छत पर चढ़ गई। फिर लड़के को मजाक में सीढ़ी समेत नीचे धकेल दिया। लड़का गुस्सा हो गया और लड़की को कमरे में ही बंद करके चला गया। अब लड़की परेशान होकर चिल्लाई और तभी किसी ने उसके लिए छत पर सीढ़ी लगाई, लेकिन वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। अगले दिन उस लड़की की लाश उस कांच की टंकी में मिली जिसमें फूलों को उबालकर उनकी खुशबू निकाली जाती थी। मामला पूरी तरह साफ था। उसके शरीर की खुशबू निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसने एक वेश्या को काम के लिए रखा। अपने साथ वह किसी जानवर की चर्बी लेकर गया था। चर्बी देखकर औरत भी परेशान हो गई कि आखिर वह करने क्या वाला है। ग्रेनुई ने बताया कि वह एक परफ्यूम बनाने वाला है जिसके लिए उसे उसके शरीर की खुशबू की जरूरत है। औरत मान गई। वहीं पर उस औरत का कुत्ता भी यह सब देख रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही औरत ने ग्रेनुई के पास चाकू देखा वह भड़क उठी। ग्रेनुई ने उस लड़की को वहीं मार दिया। फिर बड़ी सफाई से उसके सारे बाल काट दिए और उसके शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत लगाकर कपड़े में लपेट दिया ताकि कुछ घंटों में औरत के शरीर की खुशबू उस चर्बी में समा जाए। ये तरीका लंबा और थकाऊ था, लेकिन ग्रेनुई पूरी मजबूती से करता रहा। घंटों बाद उसने उस चर्बी को खुरच कर इकट्ठा किया और अपने काम की जगह यानी कंपनी में ले गया। वहाँ उसने उस चर्बी को उस औरत के बालों के साथ मिलाया, फिर उबाला, छाना और कई बार साफ किया जब तक कि वह खुशबू बिल्कुल शुद्ध रूप में बाहर न आ गई। दूसरी ओर उस औरत की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। तभी एक अजीब बात हुई। उस औरत का पालतू कुत्ता जैसे ही अपनी मालकिन की खुशबू सूंघी सीधा ग्रेनुई तक जा पहुंचा। अब सब कुछ साफ था। ग्रेनुई ने उस औरत के शरीर की खुशबू को परफ्यूम के रूप में कैद कर लिया था। ये उसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी, लेकिन वह यहीं रुकने वाला नहीं था। अब उसे ऐसी और 12 खुशबुओं की जरूरत थी, 12 नोट्स जो मिलकर उसका 13वां कोड बना सकें। अगली रात लौरा का जन्मदिन था। चारों तरफ रौनक और भीड़ थी। ग्रेनुई भी वहाँ मौजूद था, अपने अगले शिकार की तलाश में। जब मोमबत्तियां बुझीं तो लड़कियों ने एक खेल शुरू किया, लुका छिपी का। इस खेल में लड़कों को लड़कियों को ढूंढना था। उसी जगह एक छोटी भूल भुलैया भी थी जहाँ लौरा और उसकी सहेलियां जाकर छिप गईं। मौका देखते ही ग्रेनुई ने लौरा का पीछा किया, धीरे धीरे, बिल्कुल शिकारी की तरह। लेकिन किस्मत उस रात लौरा के साथ थी, वह बच गई। खेल खत्म होने तक ग्रेनुई वहाँ से निकल चुका था, मगर जब सब बाहर आए तो एक सन्नाटा फैल गया। भूल भुलैया के अंदर से 2 कुंवारी लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। अब तक ग्रेनुई उन 2 लड़कियों की खुशबू निकालने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। पूरी भूल भुलैया छान मारी गई, लेकिन वे दोनों कहीं नहीं मिली। अगली सुबह एक पुल के नीचे पानी में उनकी लाशें मिली, बाल काटे हुए, शरीर नंगा। पूरे शहर में दहशत फैल गई। अदालत में कर्फ्यू लगाने की मांग उठी ताकि वह खूनी शहर से भाग ना सके, लेकिन कुछ व्यापारी इसका विरोध करने लगे। उनका कहना था कि कर्फ्यू लगा तो कारोबार ठप हो जाएगा। जज ने भी सिर हिलाते हुए कहा, इससे तो पूरा शहर दिवालिया हो जाएगा। लौरा के पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी और नतीजा, कुछ ही दिनों बाद एक और कुंवारी लड़की गायब हो गई। फिर उसके अगले दिन एक गडरिया की लाश खेत में मिली। उसके भी बाल काटे गए थे और शरीर नंगा छोड़ दिया गया था। अब तक 4 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। तब जाकर सरकार की नींद टूटी। शहर में कर्फ्यू लगा। पुलिस हर गली मोहल्ले में तैनात कर दी गई, मगर हत्याएं रुकी नहीं। ग्रेनुई एक के बाद एक खुशबू कैद करता जा रहा था। वो अब 5 नोट्स बना चुका था, 5 अलग अलग लड़कियों की खुशबुओं से। फिर छठी लड़की भी उसका शिकार बनी। शहर में दहशत अपने चरम पर थी। पुलिस बेबस थी। उनके पास ना कोई सुराग था, ना कोई गवाह।
इतने में 7वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक लॉरा के पिता को समझ आ चुका था कि यह हत्यारा साधारण नहीं है। उन्होंने गौर किया कि जिन लड़कियों को निशाना बनाया गया वे सब कुंवारी थीं और बहुत खूबसूरत, यानी हत्यारा उनकी खूबसूरती से कुछ ले रहा था, चाहे वह बाल हो, त्वचा या कुछ और। वह अब एक अलग ही नतीजे पर पहुंच चुके थे। शहर के बड़े लोग इस पर चर्चा ही कर रहे थे कि तभी एक और खबर आई, 9वीं लड़की भी गायब हो गई। अब ग्रास की हवा में सिर्फ एक ही चीज बची थी, डर की गंध। कोई भी नौजवान लड़का अगर किसी लड़की के आसपास भी भटकने की कोशिश करता तो लड़कियां बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ती, पीट पीट कर उनका भुर्ता बना देती। अगले दिन खबर आई, 10वीं लड़की भी गायब हो गई। अब लोग अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे, यहाँ तक कि रोशनी आने के छोटे छोटे झरोखे तक बंद करने लगे। एक आदमी अपनी खिड़कियां बंद करने के लिए लकड़ियां जमा किया था। तभी उन लकड़ियों के ढेर में से 10वीं लड़की की लाश मिली। कुछ ही दिनों में 11वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक ग्रेनुई 11 नोट्स बना चुका था। उसके 13वें परफ्यूम की कड़ी लगभग पूरी होने वाली थी। बस 2 खुशबुएं और चाहिए थीं। लेकिन शहर में उसकी दहशत इस कदर फैल चुकी थी कि लोग डर के मारे किसी पर भी शक करते और बिना सोचे समझे गोली चला देते। ग्रास अब किसी शहर से ज्यादा एक बंद जेल बन चुका था, जहां हर इंसान को लगता था कि अगला नंबर शायद उसी का है। हद तो तब हो गई जब चर्च के अंदर एक नन की लाश मिली। यह हत्या बाकी सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि अब पवित्र जगह भी सुरक्षित नहीं रही। इस बीच ग्रेनुई को बस एक आखिरी शिकार चाहिए था जो उसके 13वें नोट को पूरा कर सके। और तभी एक चमत्कार हुआ। खबर फैली कि वह हत्यारा पकड़ा गया। सबके होश उड़ गए जब पता चला कि उसने खुद आत्मसमर्पण करके अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। शहर में मानो त्योहार लौट आया। रात भर सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे। घंटों तक खुशियां मनाई जाती रहीं। लेकिन लॉरा के पिता का मन अब भी नहीं मान रहा था। उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा था। उन्होंने सोचा, अगर आत्मसमर्पण करने वाला असली हत्यारा नहीं हुआ तो। उस रात उन्होंने किसी तरह आंखें मूंद दी। लेकिन तभी एक भयानक सपना देखा। घबराकर वे दौड़ते हुए लॉरा के कमरे में पहुंचे। वह जिंदा थी, मगर खिड़की खुली हुई थी। लॉरा ने कहा कि उसने वह खिड़की नहीं खोली थी। यह सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए फैसला किया कि सुबह होते ही शहर छोड़ देंगे। अगले ही दिन वे लॉरा को लेकर एक गुप्त ठिकाने की ओर रवाना हो गए। लेकिन ग्रेनुई की नाक ने लॉरा की खुशबू को पहचान लिया। वह उस महक के सहारे उनका पीछा करने लगा। उधर शहर में एक और खुलासा हुआ। उस वेश्या का कुत्ता मिट्टी खोदने लगा था। पुलिस वहां पहुंची तो जमीन के नीचे कई लड़कियों के कपड़े और बाल मिले। सब साफ हो गया, असली हत्यारा ग्रेनुई ही है। जांच पूरी होते होते ग्रेनुई अपने आखिरी शिकार के ठिकाने तक पहुंच चुका था। लॉरा के पिता ने वहां एक सुरक्षित कमरा चुना और उसे अंदर बंद कर दिया। सोचते रहे कि अब वह बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने चाबी टेबल पर ही छोड़ दी। आधी रात जब सब गहरी नींद में थे, ग्रेनुई धीरे से अंदर आया। उसने चाबी उठाई, दरवाजा खोला और जो करने आया था वो कर गुजरा। फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। सुबह जब लॉरा के पिता ने दरवाजा खोला तो उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। लॉरा बिस्तर पर मृत पड़ी थी। तुरंत ही उन्होंने अपने आदमियों को भेजा, ढूंढो उस खूनी को, कहीं से भी ढूंढ निकालो। उधर ग्रेनुई अब तक 13वां नोट पूरा बना चुका था। उसने 12 नोट्स को मिलाकर जब 13वां नोट जोड़ा तब उसका परफेक्ट परफ्यूम तैयार हुआ। लेकिन उसी समय लॉरा के पिता के आदमी उसके ठिकाने पर पहुंच गए। वो पकड़ा गया। जब उससे सख्ती से पूछा गया कि उसने लॉरा को क्यों मारा, उसका बस एक ही जवाब था, मुझे उसकी जरूरत थी। और जितनी बार उसे पूछा गया वो उतनी ही शांत आवाज में यही दोहराता रहा। कहानी अब वापस उसी दिन पर लौटती है जिस दिन ग्रेनुई को फांसी पर चढ़ाया जाना था। शहर में माहौल किसी उत्सव जैसा था। सड़कों पर भीड़, छतों पर लोग, हर कोई उस बदनाम हत्यारे को मरते देखने को बेताब था। उधर जेल के अंदर सारा इंतजाम हो चुका था। जेलर उसे लेने पहुंचा और तभी ग्रेनुई ने मौका पाकर अपने परफ्यूम की शीशी खोली। जैसे ही उसकी खुशबू हवा में फैली, पूरे माहौल में जादू फैल गया। उस महक ने सबके होश उड़ा दिए। जेलर, सैनिक, हर कोई ठिठक गया। जब ग्रेनुई को सजा के मंच तक ले जाया गया तो जल्लाद उसके सामने घुटने टेक दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रेनुई ने परफ्यूम की गंध जैसे ही हवा में फैलाई, जनता पागल हो गई। वहाँ का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। कोई उसे फरिश्ता कह रहा था, कोई प्यार का देवदूत। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। हर किसी के चेहरे पर प्यार और वासना का मिश्रण था। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे अब बिना किसी झिझक के एक दूसरे से मोहब्बत जताने लगे। कोई रोक टोक नहीं, कोई शर्म नहीं, बस चाहत का समंदर उमड़ पड़ा। यहाँ तक कि चर्च का पादरी भी खुद को रोक ना सका। हर कोई मान चुका था कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान का अवतार है। उसी पल उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे एहसास हुआ कि यह सब करने के बाद भी उसके अंदर प्यार का एहसास तक नहीं जगा। उसे याद आई वह पहली लड़की जिसे देखकर उसे पहली बार प्यार की अनुभूति हुई थी। वह रो पड़ा कि अगर वह गलती से उसे नहीं मारता तो शायद आज वह उसके साथ होती। तभी लॉरा के पिता तलवार लेकर भीड़ चीरते हुए उसकी ओर दौड़े। तू सबको धोखा दे सकता है मगर मुझे नहीं। ग्रेनुई ने हार मान ली। मुझे खत्म कर दो।
मैं किसी के प्यार के लायक नहीं। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वो खुशबू उनके भीतर उतर गई। उनकी आंखें नरम हो गईं, तलवार नीचे गिर गई और अगले ही पल बोल पड़े, बेटा, तू तो मेरा बेटा है। ग्रेनुई शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पता हो कि वह जीत कर भी सब हार चुका है। कुछ घंटे बाद जब उस जादुई परफ्यूम का असर खत्म हुआ, तो लोग एक दूसरे को शर्मनाक हालत में देखकर दंग रह गए। किसी को कुछ याद नहीं था, बस शर्म और सन्नाटा पूरे शहर पर छा गया। टाउन काउंसिल ने तुरंत इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने का फैसला किया। इस बार शक गया ग्रेनुई के सुपरवाइजर पर। उसे पकड़ा गया और लगातार 14 घंटे की यातना दी गई। आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, हत्याएं मैंने ही की। अगले ही पल उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया और बस मामला यहीं बंद कर दिया गया। लेकिन असली हत्यारा ग्रेनुई अब तक आधा रास्ता तय कर चुका था, पेरिस की ओर। उसके पास अब भी इतना परफ्यूम था कि वह चाहता तो आधी दुनिया को अपने जादू में गुलाम बना सकता था। उसे अमीरी, शोहरत, ताकत सब मिल सकती थी, लेकिन उसके भीतर अब भी खालीपन था। वह सब कुछ पा चुका था, सिवाय उस प्यार की भावना के जिसकी तलाश में वह निकला था। वह जीत कर भी हार चुका था और अब यह हार उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। इसलिए वह वापस लौटा अपनी जन्मभूमि पेरिस। रात के अंधेरे में वह उसी जगह पहुंचा जहां कभी उसका जन्म हुआ था, गंदगी, बदबू और सड़ांत से भरी गलियों में। उसने अपनी परफ्यूम की पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल दी और फिर वही हुआ जो होना था। वहां के भिखारी, गुंडे और भूखे लोग उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे साफ कर दिया।